जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी मंच है जो 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए रहेगा। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ्स हमारे फोरम के साथ जुड़े, हमारे इस मंच के साथ जुड़े, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा करें और हम सभी का ज्ञान मिलजुल करके बढ़ाया जा सके। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर कुर्ती दवे। डॉक्टर दवे का आज का टॉपिक है एनालिटिकल स्टडी ऑफ कॉन्साइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि डॉक्टर एस आर फाटक के द्वारा लिखी गई है। और मैम हम लोगों का इस रेपर्टरी के बारे में ज्ञानवर्धन करेंगी। मैम का आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। मैम का बीएचएमएस 2013 में कंप्लीट हुआ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। मैम का एमडी होम्योपैथी 2017 हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट था रेपर्टरी। मैम का थीसिस का टाइटल था टू इवैल्यूएट द क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन गिवन इन अ कॉन्साइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर एस आर फाटक। तो मैम ने उसी रेपर्टरी से अपना थीसिस कंप्लीट किया है जिस रेपर्टरी के बारे में आज मैम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद मैम ने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी ज्वाइन किया था 2017 से 2021 के लिए, गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सावली। इसके बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केस टेकिंग एंड रेपर्टरी ज्वाइन किया मैम ने 2021 से जुलाई 2024 तक के लिए इन अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में। इस समय मैम वर्क कर रहे हैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी, गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सावली गुजरात। मैम ने 5 सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं and उनको वर्क करवाया है। इसके अलावा मैम ने काफी पब्लिकेशंस भी किए हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी इन होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट यूटीआई, ये 2022 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा एक केस आर्टिकल है मैम का, व्हाई हेयर कीप्स फॉलिंग फ्रॉम एन अनहाइजेनिक पाथ इज अ मिस्ट्री। मैम आपका आईएफपीएच के हिंदी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना प्लीज आज का सेशन शुरू करें और हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डॉक्टर ने शेयर कर दिया है, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। डायरेक्टली हम जा रहे हैं जो आज का विषय है, दैट इज द फाटक रेपर्टरी का डिटेलिंग। कैसे हम फाटक रेपर्टरी यूज करेंगे और उसका ब्रीफिंग कि कहाँ से वो शुरू हुई और अब टुडे डे टू डे लाइफ में रोज बरोज की जो हमारी जिंदगी है उसमें हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। सो आज का जो आप हमारा टॉपिक है वो है फाटक रेपर्टरी के ऊपर, जिसका पूरा नाम है अ कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर एस आर फाटक। आप देख सकते हो कि नाम में ही सारा जो उसका अर्थ है वो जुड़ा हुआ है। दैट इज द कंसाइज। द कंसाइज वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, अगर हम बात करें तो छोटा सा, जो बहुत लंबा लंबा नहीं खींचा है डॉक्टर एस आर फाटक ने, जो भी है एक संक्षिप्त रूप में उन्होंने दिया है। ये है फोर्थ एडिशन। जिसने शायद देखा नहीं देखा मुझे, मैं नहीं जानती, इसलिए मैंने इसका फोटो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले शेयर करना चाहूंगी। ये फोर्थ रिवाइज एंड करेक्टेड एडिशन है। A concise repertory of homeopathic medicines, alphabetically arranged, डॉक्टर एस आर फाटक। फर्स्ट पेज पे ही आप देख सकते हो, दैट इज अल्फाबेटिकली अरेंज। इट्स अल्फाबेटिकली अरेंज रेपर्टरी इटसेल्फ, ए टू जेड उसका वो है। जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तब आप डिटेल में इसको देख पाओगे। थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि एस आर फाटक कौन है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पायनियर ऑफ होम्योपैथी इन महाराष्ट्र। उनका पूरा नाम है डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक। बेसिकली वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, बट उनको सेम जैसा हमारे डॉक्टर हनीमैन सर का था कि ही इज ऑल्सो
फ्रॉम अदर पैथी एंड देन ही कन्वर्टेड। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी में जैसे वो शिफ्ट हुए, सेम वे इनका भी यही है कि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमबीबीएस किया हुआ था, बट उनको होम्योपैथी से सेटिस्फेक्शन नहीं, एलोपैथी से सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ है जो मिस हो रहा है। फिर उन्होंने धीरे धीरे होम्योपैथी में इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने होम्योपैथी पे काम करना शुरू किया। और फिर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका पहला कंट्रीब्यूशन था दैट इज द मटीरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। उन्होंने 2 लैंग्वेज में ये मटीरिया मेडिका एज वेल वो करा है, एक है इंग्लिश और एक है मराठी। बेसिकली वो महाराष्ट्र के थे, तो उन्होंने मराठी में भी मटीरिया मेडिका लिखा हुआ है। सेकेंड उनका है रेपर्टरी ऑफ बायोकेमिक रेमेडीज, और तीसरा जो है वो है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका मराठी। ठीक है, तो मटीरिया मेडिका जो है एसआर फाटक सर का, उन्होंने इंग्लिश और मराठी दोनों में शेयर किया है। उनका थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने कंसाइज रेपर्टरी का लिया है, कि कंसाइज रेपर्टरी जो है वो कैसे एस्टैब्लिश्ड हुई। बेसिकली ये वर्क जो है ये एक्चुअली रीवर्किंग है बोगर सर का और बॉनिंग हुसैन सर का। सी, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि गिव एन इम्पोर्टेंस टू ओनली मेंटल जनरल्स या फिर पर्टिकुलर्स या फिजिकल्स। ये जो है ये बहुत प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल रेपर्टरी है। मैं इसके साथ मेरे केस भी डिस्कस करना चाहूंगी कि इन्होंने जो वर्क किया है बोगर बॉनिंग हुसैन का कॉम्बिनेशन में उन्होंने वर्क किया है, और ये इम्प्रूव्ड वर्जन है जो बोगर सर की रेपर्टरी है, दैट इज द रेपर्टरी पार्ट ऑफ सिनॉप्टिक की टू द मटीरिया मेडिका। ये अल्फाबेटिकल क्लिनिकल रेपर्टरी है क्योंकि इसमें जो है ये यहाँ पे A to Z रूब्रिक है। रेपर्टरी जो है वो स्टार्ट होती है द फर्स्ट रूब्रिक दैट इज द एब्डोमेन, एंड द लास्ट रूब्रिक दैट इज द जाइगोमा। सो यहाँ पे जो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि हमें जैसे उसका कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़े, बट एक चीज है कि उन्होंने जो पूरी रेपर्टरी है वो अल्फाबेटिकल स्पेशली रूब्रिक वाइज उन्होंने अरेंज किया है। ए से शुरू होता है, जी पे खत्म होता है। दूसरी जो एक अच्छी चीज है कि उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में जो केस लिए और जो हमारे ऑथर्स थे डॉक्टर बोगर सर, कैंट सर, क्लर्क सर, उनका जो एक्सपीरियंस था उनके साथ में उन्होंने वो सब देखने के बाद ही वो रेमेडीज इसमें रेपर्टरी में ऐड किए गए हैं। इसमें नंबर ऑफ रेमेडीज बहुत मिनिमम है। अगेन, अगर आप क्लासिफिकेशन के अंडर में इसको देखा जाए तो आप क्लिनिकल के अंडर में और एरा वाइज देखा जाए तो आप मिडिल टाइम रेपर्टरी में इस रेपर्टरी को रख सकते हो। सो इट्स अ पोस्ट कैंटियन रेपर्टरी, स्पेशली मिडिल टाइम रेपर्टरी। बेसिक जो है रेपर्टरी का वो मेनली 5 रेपर्टरीज है। फर्स्ट दैट इज Morninghausen कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी बाय डॉक्टर बोगर, lecture on homeopathic materia medica by Dr. G.T. Kent. थर्ड है a clinical repertory to the dictionary of materia medica by Dr. Clark, the guiding symptom of the materia medica by Dr. Herring, and the last that is the new manual of homeopathic materia medica and repertory by Dr. Borig. ये है कुछ एडिशंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। मैंने जो पिक्चर दिखाया था दैट इज ऑफ द फोर्थ रिवाइज्ड एंड करेक्टेड एडिशन का था। फर्स्ट एडिशन आई 1963, सेकेंड इन 1977, रीप्रिंट एडिशन उसका आया था 1994 में, थर्ड एडिशन इन 2000 एंड फोर्थ एडिशन इन 2005। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने लिया है कि कुछ भी आप नया शुरू करो हमेशा हर्डल्स आते ही रहते हैं। सेम वे यहाँ पे भी उनका ऐसा ही था। उनका पास आइडिया था कि कुछ अल्फाबेटिकली अरेंज रेपर्टरी करते हैं, बट बिकॉज ऑफ हर
हिल हेल्थ, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। फिर उनके जो फ्रेंड थे SL कापड़ी, उन्होंने हेल्प किया, और फाइनली ये जो है फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंस्ट्रक्शन। ये बहुत हैंडी रेपर्टरी है, छोटी सी रेपर्टरी है। उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा प्लान एंड कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ नहीं है, बट एक थिंग है, दैट इज ये शुरू होता है हमेशा हर रेपर्टरी की तरह प्रीफेस से। जो फर्स्ट एडिशन का प्रीफेस था वो पहले लिखा गया है, दैट इज डॉक्टर SR फाटक हिमसेल्फ। प्रीफेस ऑफ सेकेंड एडिशन published by P. Shankaran, preface to the third edition by Dr. D.S. Patak, then publisher's note to the fourth edition, उसके बाद list of abbreviation। ये रेपर्टरी में भी abbreviation उनके अलग से है, तो लिस्ट ऑफ जो जो रेमेडीज उन्होंने रखी है, यूज करा है, वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ एब्रेविएशन उन्होंने पहले दे दिए हैं। एंड देन रेपर्टरी प्रॉपर शुरू होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एब्डोमेन एंड एंड्स विद जाइगोमा, सो दैट इज A to Z अरेंजमेंट। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर SR फाटक ने प्रीफेज में ही बता दिया है, प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी इज बोथ साइंस एंड आर्ट। और उसका 3 प्री रिक्विजिट्स उन्होंने डाला है। फर्स्ट, दैट इज द गुड केस टेकिंग। सेकेंड, दैट इज द स्किलफुल यूज ऑफ रेफरेंस बुक। एंड थर्ड, साउंड नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। ये जो है बहुत बेसिक है। अगर आप फाटक रेपर्टरी यूज करते हो तो ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी उठा लिया। हम जो क्लासिकल रेपर्टराइजेशन करते हैं वैसे क्लैरिकल रेपर्टराइजेशन कर दिया, और जो रेमेडी आई वो हमने दे दी। ये फाटक रेपर्टरी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेमेडीज जो है वो बहुत कम है। अगर आप ऐसे क्लैरिकल रेपर्टराइज करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इन्होंने इसलिए सीधा फोकस किया है कि गुड केस टेकिंग मेनली वो फोकस करते हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। आपको कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक, मोडालिटी, कॉजेशन, पर्टिकुलर, जनरलाइजेशन कुछ भी मिलता है, आप डायरेक्टली उसको पिक करके प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उससे मिले हैं। वो हमेशा से कहते हैं दैट आई हैव ऑलवेज फाउंड इट मच सेफर टू रिलाई अपॉन द जनरलिटीज देन द पर्टिकुलर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज उठा लिया और उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। नो, यहाँ पे बात होती है नजरिए की। इसलिए मैंने सेकेंड उसमें भी इंटरप्रेट किया है कि अगर आप देखते हो कि एक ग्लास भरा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ग्लास आधा खाली है। ठीक है, यहाँ पे बात होती है इंटरप्रिटेशन की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इज द कीस्टोन ऑफ सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ पैथोलॉजिकल मिल गया तो हम उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, फिर हम यहाँ पे मेंटल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, उस केस के हिसाब से आप ये रेपर्टरी को यूज कर सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल रेपर्टरी है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसका ओन होना चाहिए, उसका जनरलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ जनरलाइज की, नॉट जनरलाइजेशन। सो आप ये बात पे फोकस करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक्चुअली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, कि वही न्यू रूब्रिक स्टार्ट होता है कैपिटल बोल्ड लेटर से। कॉलम जो है वो रूब्रिक सब रूब्रिक के साथ है, फिर 2 डॉट से वो डिफरेंशिएट होते हैं। नया जो एडिशंस है फ्रॉम द थर्ड एडिशन, प्लस साइन उन्होंने दिया है, वो एडिशन है। अगर नया रूब्रिक ऐड हुआ है तो रूब्रिक के ऊपर प्लस साइन होगा, नई रेमेडी ऐड हुई है तो रेमेडी के ऊपर प्लस होगा। मैंने पेज नंबर के साथ
रूब्रिक और रेमेडी के साथ यहाँ पीपीटी में शेयर किया है। अगेन जो क्रॉस रेफरेंस है वो डायरेक्टली कैपिटल्स में दिए हैं। यहाँ पे एग्रावेशन एंड अमेलियोरेशन, अगर जनरल एग्रावेशन अमेलियोरेशन है तो वो कैपिटल में मेंशन किए हैं, और पर्टिकुलर एग्रावेशन अमेलियोरेशन है तो वो आपको रोमन्स में दिखाई देंगे। कैसे लिखा है मैंने सेम वे पीपीटी में शेयर किया हुआ है। दूसरी एक अच्छी बात है कि दैट इज द modalities regarding position and posture of the patient, that is well mentioned. The first that is attitude desire. ये देख के मैं इसके साथ मेरा एक केस डिस्कस करना चाहूंगी कि मेरा पेशेंट था, उसको बैकएक था, कंप्लेन था। तो वहीं जब भी वो बोलता है कि मुझे बैकएक का प्रॉब्लम है, सिंपल लंबोसैक्रल रीजन में उनको बैकएक था। मैंने फिर जैसे ही हम होम्योपैथी में केस लेते हैं, मैंने पूरा केस लिया। वो बोल रहा है कि नहीं, जब मैं बैठ के उठता हूँ तब मुझे दर्द होता है, जब मैं सुपाइन पोजीशन में लेटता हूँ तब दर्द होता है। मैंने बोला ठीक है, और कुछ आपको क्या करते हो तो अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ अच्छा लगता है, बस ये दर्द होता रहता है। ओके, कब से दर्द होता है? तो बोल रहे थे वही 1-1.5 साल से दर्द होता है। ठीक है, उसको जाने दे, उसका एपेटाइट ये वो। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है। सी, जब भी पेशेंट बोलता है कि ठीक है, आपको वहीं पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि जब भी वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर हर चीज ठीक है तो वो हमारे पास आया ही क्यों है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैंने फिर भी जाने दिया कि ओके, आपके खाने पीने के बारे में कुछ बताइए। तो बस वही सुबह नाश्ता, चाय नाश्ता, शाम दोपहर का लंच होता है। मेरी जॉब की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने बोला चलो ओके, तो भी अप्रोक्सीमेट टाइम, हाँ कभी 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। ओके ठीक है, वो भी मैंने जाने दिया। ओके, यूरिन स्टूल में कोई कंप्लेंट, मैरिड है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बस ये बैकएक है जो हर टाइम परेशान करता रहता है। ठीक है, आप कुछ करते हो जिससे आपको रिलीफ मिलता है? नहीं नहीं, मैंने वो सब बोल रहे थे कैसे गर्म पानी का शेक करो, ये करो वो करो, मैंने सब किया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। पेन किलर खा के मैं थक गया हूँ, मैंने एक्सरेस भी 2-3 बार करवाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हर बार की तरह सिंपल एक्सरे नॉर्मल, कुछ था नहीं। मैंने वही सोचा कि ओके, मस्कुलर पेन हो सकता है उसकी, शायद ये बैठने वाली जॉब है तो उसकी वजह से होगा। बट एक चीज थी जो उसकी बीवी ने बताई कि मैम मैंने एक चीज नोटिस किया है। मैं बोला बताइए, चलिए। जब भी वो सोते हैं ना तो एक पैर सोफे के ऊपर रहता है, दूसरा नीचे रहता है। मैं बोला वो कौन सा पोजीशन होता है? कि मैं उनको वही बोलती हूँ, आप ऐसे क्यों सोते हैं? तो बोले नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम मुझे लगा कि चलो ये कुछ चीज नया मिला है, लेट मी ट्राई। और मैं सिर्फ रेपर्टरी पढ़ रही थी और मैंने ये देखा, दैट इज द स्ट्रेंज पोजीशन अमेलियोरेट। ये कोई कॉमन पोजीशन नहीं है। सोफे के जो बैकरेस्ट होता है उसके ऊपर एक पैर और एक पैर नीचे, और वो बंदा सो रहा है और उसको। बट सी, अगेन ये उसकी बीवी का ऑब्जर्वेशन था, लेकिन और कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने ये रूब्रिक लिया एंड और सब देख के मैंने उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की एंड आई गॉट अ रिजल्ट। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा रूब्रिक दिया है, उससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिंपल है, स्ट्रेंज पोजीशन अमेलियोरेशन, but still it's give a result. Next, a causation is given under aggravation, either in general or particular. Directly जो है वो causation पर्टिकुलर नोसोलॉजिकल नेम के साथ दिए गए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं, अनीमिया ग्रीफ फ्रॉम अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा है, फ्राइट आफ्टर कैंसर, स्मोकिंग फ्रॉम। मैंने रैंडमली यहाँ पे जो है
वो मेंशन किए हैं। एक और चीज है, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम टू वन साइड और गोइंग अप और डाउनवर्ड। That is the directions of symptom, ascending, descending, diagonal, here and there. The next important thing जो है वो है कि चिल्ड्रन के जो रूब्रिक है और सब रूब्रिक वो चिल्ड्रन के अंडर में दिए गए हैं। कोई भी चीज आप ले लो, उसका एक बहुत ही कॉमन है जो है चिल्ड्रन के अंडर में, कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर उंगलियां मुंह में डाल देते हैं। कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी उसका बिहेवियर हो या फिर उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो बच्चे ऐसा करते हैं। या फिर मिमिकिंग, अभी वैसे भी ज्यादातर बच्चे यूट्यूब और वो सब देखते रहते हैं, उसमें जैसा है वो सेम वे मिमिक करेंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत कॉमन है इन्फेंट एज वेल एज चिल्ड्रन में, कि मुंह में उंगलियां डालते रहते हैं। क्यों, कोई टेस्ट आता है? नहीं, बस। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज। अगेन डिस्चार्जेस के अंडर में सारे के सारे उसके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। स्टरिलिटी इज फाउंड अंडर फीमेल अफेक्शंस इन जनरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द माल पोजिशन ऑफ फिटस और मूवमेंट्स, वो फीटस के अंडर में इन्होंने डायरेक्टली दी है। अदर जो है दैट इज द एंटीडोट और रिमूवल ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स। वो जो चीज है वो लिखा, वो डाला गया है ड्रग्स अब्यूज ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग और करस्पॉन्डिंग एंटीडोट इज ऑल्सो गिवन। मैंने एग्जाम्पल्स भी डाले हैं, एंटी टाइफॉइड इंजेक्शन, एनेस्थेटिक वेपर्स, नार्कोटिक्स, टिटेनस, एंटीटॉक्सिन। अभी जो है रुब्रिक का कंस्ट्रक्शन, ऑल्दो ए टू जेड इनका जो है रुब्रिक का अरेंजमेंट, बट पहले अगर कोई पार्ट दिया है तो पहले पार्ट होगा, फिर अफेक्शन इन जनरल, उसके बाद साइड होगा, एक्सटेंशन, अल्टरनेटिंग, सेंसेशन, पैथोलॉजी, मोडालिटी एंड देन क्लिनिकल कंडीशन। ये अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो आप सीधा चेस्ट ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास फाटक रेपर्टरी है तो अभी, और आप उसमें देख सकते हो कि लाइन बाय लाइन ये फॉर्मेशन में सारे के सारे रूब्रिक्स दिए गए हैं, मेंशन करे गए हैं। जैसे कि ये मेरी थीसिस का टॉपिक था, इसलिए मैंने हर रूब्रिक गिन के लिखा है। द बुक इज हैविंग 1974 रूब्रिक्स, 687 क्रॉस रेफरेंस एंड पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जो मैंने मेरे थीसिस में ऐड किया था, 1005 है, और रेपर्टरी पार्ट कंटेन्स 451 मेडिसिन। ये मैंने एक फोटोग्राफ लिया है कि जिसमें आप ग्रेडेशन देख सकते हो रेमेडी का। कैपिटल है दैट इज द फर्स्ट ग्रेड 3 मार्क रेमेडी, इटैलिक्स में जो दिया गया है वो है सेकेंड ग्रेड 2 मार्क्स, और जो रोमन में दिया गया है दैट इज द थर्ड ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन रूब्रिक है, कॉमन रूब्रिक है, फॉर एन एग्जाम्पल काफ। तो काफ जो है वो कैपिटल में दिया गया है, और जो कॉलन है वो वहां पे मेंशन किया है। उसके बाद अगर आप देख सके काफ का कोई ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है, बट सब रूब्रिक्स जो है वो बी सी ऐसे फॉर्मेशन में शुरू होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बॉल्स, सिंगल रेमेडी सिलिशिया, ब्रूइस्ड एज इफ यूपेटोरियम परपोरेटम एंड सेपिसेग्रिया। देन सी, अगेन यहाँ पे जो हमने पहले बात करी थी प्लस साइन की, यहाँ पे क्रैम्स के अंडर में आर्सेनिक और कैम्फोरा जो है वो ऐड की गई है फ्रॉम थर्ड एडिशन ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे वो चीज भी ऐड हुई है। अगेन एक चीज आप और देख सकते हो, क्रैम्प फिर बैडी, वो एक लुक वो हुआ, और उसके बाद है लेफ्ट साइड, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस,
जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लाइमैक्सिस जो है वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए। प्रोफाइलैक्टिक्स जो है वो भी यहाँ पे रेमेडीज इसमें मेंशन की है, अंडर द प्रोफाइलैक्टिक्स ओनली। मैनी क्लिनिकल कंडीशंस डायरेक्टली इसमें दी गई है, जैसे आर्टियोस्क्लेरोसिस एंड स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस स्पेसिफिक दिया गया है, सिंगल रेमेडी है, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। एंड अगेन आर्टियोस्क्लेरोसिस जो थर्ड एडिशन से इसमें इंक्लूड किया है, दैट इज रिगार्डिंग, दैट इज द संबकस इज अ सिंगल रेमेडी। ये रेपर्टरी में ज्यादातर सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, क्योंकि ऑथर ने वही रूब्रिक डाले हैं कि जो उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो रेमेडी का। और जो बेसिक हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, जीटी कैंट का जो लेक्चर्स ऑन मटीरिया रेमेडी का है, फिर बोरिक की रेपर्टरी है, क्लर्क सर की जो है, उसके हिसाब से ही उन्होंने डाले हैं। इसका एक और एडवांटेज है, दैट इज द नेवर वेल सिंस। जब भी हम केस लेते हैं ये चीज आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगी। जब आपको पेशेंट बताया था कि मुझे ऐसा हुआ था उसके बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सी अगेन, जब भी पेशेंट ऐसा कुछ बताता है आप उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो वहीं पे ही अटका हुआ है। जब मुझे ये लास्ट इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसे भी 3 साल पहले हम जो महामारी से गुजरे थे कोरोना की, वहां पे भी था कि पेशेंट अगर कुछ भी रेस्पिरेटरी कंप्लेन या कुछ भी वायरल इन्फेक्शन सिंपल कुछ लेके आएगा, सिंपल बताया मैडम वो कोरोना हुआ था ना उसके बाद मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, जुकाम और वो तो ऐसे हो जाता है, पहले तो मुझे ऐसा नहीं होता था। एट दैट टाइम यू कैन टेक दिस रूब्रिक दैट नेवर वेल्सेस, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसके एग्जाम्पल में लिए हैं, दैट नेवर वेल सिंस बर्न, नेवर वेल सिंस अबॉर्शन। ये मैच्योरिटी आपको जब फीमेल केसेस हैंडल करोगे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अबॉर्शन हो गया हो या उसने करवाया हो, वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, बट हमेशा से लेडी के दिमाग में वो इम्प्रेशन रह ही जाता है। ज्यादातर मेल इससे मूव ऑन कर सकते हैं, बट लेडी कभी भी वो इतना जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती। अगर जब आप उसकी पर्सनल हिस्ट्री लोगे, जब आप उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लोगे, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अगर वो प्रेजेंट है तो मैं फिर से एक बार जो अपने श्रोतागण है उनको कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज उस पर फोकस कीजिए कि ये क्यों, कहीं ना कहीं वो वहां से ही अटकी हुई है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो इम्प्रेशन है ही। बट द थिंग इज कि आपको वो हिस्ट्री मिलेगी कैसे। यहाँ की जो पहली प्री रिक्विजिट है वो वही है, दैट इज द गुड केस चेकिंग। पाठक सर ने उस पर बहुत जोर डाला है कि केस चेकिंग वो बहुत जरूरी है। और कैसा, कि जहां पे पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जहां पे स्टक है, वो चीज आपके सामने लाके रख दे। अदरवाइज सिर्फ थियरी रह जाती है, केस चेकिंग जैसा कुछ नहीं रहता। आप फिर किस पे प्रिस्क्राइब करोगे, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, बट जहां पे वो स्टक हुई है, जहां पे उसका कुछ नया शुरू हुआ है, कि ये होने के बाद ये हुआ, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, आ, ये जो है वो महाराष्ट्र के हैं, इंडियन ऑथर है। तो इंडियन स्टाइल फूड जो भी है, दैट इज शुगर केन जूस एग्रावेशन, टैमरिन वाटर एग्रावेशन, वन मोर थिंग दैट इज द वुलन एग्रावेशन। वुलन एग्रावेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम वुलन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है।
बाहर के देशों में इतना शुगर, वहां पे बहुत कम शुगर खाते हैं, और टैमरिन वाटर शायद यहाँ पे हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर उससे एग्रावेशन है तो ये इंडियन ऑथर है, इसलिए उन्होंने ये जो मोडालिटीज है वो मेंशन की है। अगेन सम rubrics लाइक सेंसिटिव टू मेडिसिन एंड सेंसिटिव टू हाइपोटेंसी, ये उन्होंने मेंशन किया है। rubrics रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल डिजीज, एक्सरे बर्न जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है। डिजायर एंड क्रेविंग्स, यहाँ पे डिजायर एंड क्रेविंग्स, ठीक है, वो अगर आप देखें तो अपर एंड लोअर लेवल है। डिजायर अगर आप जैसे लाइकिंग, डिजायर एंड क्रेविंग बेसिक है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। बट यहाँ पे जो है वो डिजायर में अगर आप ज्यादातर देखोगे तो मेंटल रूब्रिक्स जो है वो डिजायर में डाले हैं, और फूड एंड ड्रिंक्स रिलेटेड जो रूब्रिक्स है वो ऑथर ने क्रेविंग के अंडर में डाले हैं। अगर हम कैंट के हिसाब से देखा जाए तो ये हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या समझते हो क्या होता है डिजायर? हाँ, चाहिए, दैट इज द डिजायर। एंड व्हाट इज क्रेविंग? नहीं, ये होना ही चाहिए, दैट इज द क्रेविंग। लाइकिंग, हाँ पसंद है, दैट इज द लाइकिंग। तो अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड है, बट यहाँ पे ऑथर ने मेंटल रूब्रिक्स है वो डिजायर के अंडर में डाले हैं, और जो क्रेविंग्स है रिलेटेड टू फूड एंड ड्रिंक्स वो उन्होंने क्रेविंग्स के अंडर में डाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन की है, डिजायर मोर देन शी नीड्स थिंग्स देन थ्रोज देम अवे, क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक थिंग्स एंड क्रेविंग फॉर स्ट्रेंज थिंग्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है एवर्जन। एवर्जन के अंडर में फूड और ड्रिंक के रिलेटेड एज वेल एज मेंटल लेवल के दोनों के दोनों उन्होंने एवर्जन के अंडर में ही डाले हैं। अंडर फूड एंड ड्रिंक्स एग्रावेशन एंड अमेलोरेशन टू पर्टिकुलर थिंग, उन्होंने फूड एंड ड्रिंक्स रूब्रिक के सब रूब्रिक्स में डाले हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम विथ पिक्यूलर concomitant और एन अनयूजुअल कंडीशन। सी, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम विथ पिक्यूलर concomitant एंड अनयूजुअल कंडीशन। सेकेंड, दैट इज द मोडालिटी रिगार्डिंग द पोजिशन पोस्चर ऑफ द पेशेंट। अगर हम सिंपल बात करें तो अभी थोड़े थोड़े ठंड का मौसम शुरू हुआ है, ठीक है। आपको क्या लगता है, घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, फैमिली मेंबर है, तो क्या सबको एक ही तरह से इफेक्ट आता है? नहीं, किसी की ज्यादा, किसी को कम। कोई है जो पतला जैकेट पहनता है, कोई है किसी को जरूरत है, कोई है सिर्फ फुल स्लीव पहन के कंफर्टेबल है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट द इंडिविजुअलाइजेशन। और वही जो पिक्यूलर थिंग है वही हमें पिक करना है। हाँ, नेक्स्ट दैट इज द कॉजेटिव मोडालिटी, देन टाइम मोडालिटी। अगेन एवर्जन, डिजायर, मेंटल एटीट्यूड्स, causation. According to Dr. Phatak's concept, peculiar characteristic individual feature of the patient has been taken for the totality formation. Either it may be the cause, maybe the modality, maybe the concomitant, maybe the sensation. इसके साथ है जो मैं अपना एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। मेरा एक लेडी पेशेंट था, सिंपल वही बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ आया था। मैम 3 दिन से बहुत बर्निंग है, पता नहीं, मैंने सबने बोला, मैंने पानी भी ज्यादा पीती हूँ, लिक्विड भी ले रही हूँ, मैं हाइजीन भी मेंटेन कर रही हूँ, बट कुछ तो है कि बहुत
बर्निंग हो रहा है। ओके, कब होता है? वही, जब पेशाब के लिए जाती हूँ तब भी होता है। ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम बाहर निकल रहा है, और उसके बाद भी बर्निंग होती है, कंटिन्यूस बर्निंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना ऐसे पेट दबा के ही बैठी रहूं। पेट दबा के बैठी रहती हूँ तभी अच्छा रहता है। वो एक्चुअली पहले मेडिसिन लेके आई थी, क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर यही होता है कि 2-3, जब ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं कुछ होगा, तब जाके होम्योपैथ के पास आते हैं। वो बहुत बिटर फैक्ट है। तो मैंने बोला, आपने ये पहली बार हुआ? नहीं मैडम, पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतना कुछ नहीं था, इस बार थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 3 दिन से ही है? हाँ हाँ, 3 दिन से ही। ओके, कोई मेडिसिन ली थी? अ, पहले तो सेम वे, नहीं नहीं नहीं, सीधा यहाँ पे आए ये वो, फिर धीरे से बताते हैं, हाँ मैम मैंने ये दवाई दी 2 दिन, लेकिन कुछ इतना इफेक्ट नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, तो आप यहाँ पे क्यों आए? नहीं, सबने बोला कि होम्योपैथी में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके ठीक है। पेशेंट आती है, बैठी है, टिपिकल। मैंने बोला ओके, और कोई पानी वानी अच्छे से पीते हो? हाँ पानी तो मैं बहुत पीती हूँ। ओके, कैसा पीते हो? हमारा कॉमन रहता है ना भाई, कैसा पानी पीते हो? नहीं बस मैं मटके का ही पीती हूँ। ओके ठीक है। और क्या करते हो तो अच्छा लगता है? नहीं मैम, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे लग रहा है कि शायद मैं ठंडा पानी वो करूंगी तो अच्छा लगेगा, ये वो, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बर्निंग बहुत है, और पेन भी उसके साथ है। ठीक है। वो ऐसे पकड़ के पेट दबा के ऐसे बैठी हुई है। मैंने बोला, आप ज्यादातर ऐसे झुक के ही बैठते हो? तो बोले हाँ। जब भी ऐसे हो देखते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो जाती है, हाँ देखो ये कब से देख रही हूँ ऐसे फोल्ड करके बैठी है। मे बी उसको अमेलियोरेशन होगा बैंडिंग डबल से। मैं बोला चलो वो ट्राई करती हूँ। सी, हर बार ये जरूरी नहीं होता है जो हम पहली बार देख ले वो सही होता है। तो मैं यहाँ पे, मेरी जो एक गलती है, कि मेरा मिस इंटरप्रिटेशन है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मुझे भी सबकी तरह वही लगा कि नहीं, वो ऐसे झुक के बैठी है और पेट में ऐसे दबा के रखा है, वही क्रॉस लेग करके बैठी है। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये रुब्रिक जाएगा, और मैंने उसको मेडिसिन दे दी। मैं बोला आप 2 दिन वेट करो, फिर हम देखते हैं। जब भी बर्निंग का केस होता है, स्पेशली फीमेल, वो कभी भी इतना वेट नहीं करती। लेकिन फिर भी उसने वेट किया। मुझे लगा चलो शायद उसको अच्छा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्शियल रिलीफ थी। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, कि वो बोली नहीं मैम अभी भी है। अगर आपने परफेक्ट रूब्रिक पकड़ा है, रेमेडी भी प्रॉपर है, तो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, स्पेशली एक्यूट में। क्रोनिक केस में हम इतनी जल्दी वो नहीं करते कि भाई दवाई दी 2 दिन में रिजल्ट मिल गया, बट एक्यूट में हम कंफर्म हो सकते हैं कि नहीं ये एक्यूट केस है, तो ये इसमें रिजल्ट मिलना ही चाहिए। फिर मैंने, मुझे लगा नहीं उसको अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज के फेस पे सारे के सारे एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। मेल में इतना कुछ नहीं होता, बट लेडीज जो है, उसके मुंह पे तुरंत दिखाई देता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऐसे ही बैठी थी, फिर मैंने एक और रूब्रिक उसमें देखा, और मैंने उसके केस को रिट्रो स्टडी किया कि कहीं तो है जो मैं गलत हूँ। और वो एक चीज थी कि वो मेरे सामने बैठी थी और मैं नहीं देख पाई। वो चीज थी कि वो क्रॉस लेग करके बैठी है, उसने पेट दबा रखा है, वो बैंड भी है। और मैं ये चीज मैंने इग्नोर की कि बैंडिंग डबल अमेल्योरेशन के साथ एक और चीज भी है जो मैं मिस कर रही हूँ, दैट इज द स्टेडी प्रेशर अमेल्योरेशन। और ये जो रूब्रिक है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दिया गया है
रिपोर्टरी में स्टेडी प्रेशर, कंटिन्यूस प्रेशर, और मैंने वो रूब्रिक लिया और फिर प्रिस्क्राइब किया एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट। कभी कभार हमें लगता है कि नहीं हमने ये पकड़ा है ये सही है, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता, हम भी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये चीज भी है कि हमें हमारे लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए, और अगर हमारा लो फॉल है तो वो एक्सेप्टेंस लेवल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो ये मैंने करा कि टोटालिटी फॉर्मेशन, वो कॉज हो सकता है, मोडालिटी हो सकती है, कंकोमिटेंट हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है। और फाटक सर ने बहुत अच्छे से करा है कि रेपर्टाइजेशन जो है सिर्फ मैकेनिकल रेपर्टाइजेशन नहीं है कि 2 3 4 रूब्रिक लिए और आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है। क्वालिटेटिव टोटालिटी, भले ही आप एक सिंगल रूब्रिक लो लेकिन उसमें पूरा का पूरा पेशेंट कवर हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द रेपर्टाइजेशन इज। ये फाटक सर का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेमेडीज है, यहाँ पे जो रूब्रिक्स है, वो क्लिनिकली प्रैक्टिकली जो एप्लीकेबल है उन्होंने देखे वही उन्होंने शेयर किए हैं। और नंबर ऑफ रेमेडीज जो है रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स के अंडर में वो बहुत मिनिमम है। अगर आप क्लासिकल रेपर्टाइजेशन करना चाहोगे तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे। बट एक चीज है कि यहाँ पे सिंगल रेमेडी जो रूब्रिक है वो भी बहुत इफेक्टिव है अगर आपने सही से पकड़ा है तो। द नेक्स्ट थिंग दैट इज द एडवांटेजेस। सेम वे आप देख सकते हो कि हार्डली जो ये रेपर्टरी है सिर्फ 462, वो भी बहुत छोटे छोटे पेज है। सो इट्स हैंडी एंड यूजफुल एज रेफरेंस बुक। अगर आप रूब्रिक स्टडी करना चाहते हो, पर्टिकुलर कोई ड्रग स्टडी करना चाहते हो, तो वो भी आप इससे कर सकते हो, ठीक है। रेमेडीज फॉर अ पर्टिकुलर रूब्रिक आर रिड्यूस टू एज मिनिमम एज पॉसिबल फॉर केयरफुल सिलेक्शन। बहुत मिनिमम ड्रग्स और पर्टिकुलर रूब्रिक मेंशन की है। अगेन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है तो आप इजीली कोई भी रूब्रिक सर्च आउट कर सकते हो। डायरेक्टली नोसोलॉजिकल टर्म्स जो है, क्लिनिकल कंडीशंस है, वो इन्होंने मेंशन की है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, ब्रोंकियाक्टिस, ब्रोंकाइटिस। Next, the case which has less number of mental generals but more pathological symptoms can be processed through this repertory. जैसे हमने पहले भी, मैंने अभी जो केस डिस्कस किया कि उतने कुछ नहीं है, वो बोल रहा है बस ये है वो है ये है वो है, यही कंप्लेन के साथ में आई हूँ। So you have to be more focused at the same time. And the arrangement of the rubrics in this repertory makes it useful in most of the daily routine cases. अगेन लिमिटेशन, अगर एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी हमेशा से रहेगी। रेमेडी शोज इज नॉट मेंशन, वो उन्होंने कहीं पे भी इंट्रोडक्शन में या प्रीफेज में कहीं पे भी नहीं लिखा है। हाँ, कौन कौन सी बुक्स यूज किए वो उन्होंने मेंशन किया है, बट रेमेडी सोर्स कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एंड नंबर ऑफ रेमेडीज आर वेरी फ्यू in most of the rubrics makes difficult to repertorize. बहुत सारे ऐसे है कि बहुत लिमिटेड नंबर्स है, तो हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो वो इससे मिस हो जाए। सो ये उसका एक लिमिटेशन भी है। फ्यू इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, ये जो मैंने रूब्रिक्स डाले हैं वो मैंने मेरे केस से लिए थे, जिसके ऊपर मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था। एटीट्यूड डिजायर, वही जो स्ट्रेंज पोजीशन पेशेंट को अमेलियोरेट देती है। एक केस था एम्ब्रासमेंट का, वही अगेन एक फीमेल थी, उसको बॉइल हुआ था,
फोरहेड पे, और हमेशा से फीमेल का वो रहता है ब्यूटी कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, तो उसकी साइज थोड़ी ज्यादा थी, पेन वगैरह था, बट उतना सिर्फ रेडिश शुरुआत थी। बट एक चीज थी कि उसने बाहर जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, बट समहाउ एक चीज था कि फैमिली फंक्शन था, तो उसको वहां पे जाना पड़ा। हर बार हमें यही लगता है कि इतना ज्यादा कौन सोचता है, बट देर आर पीपल, और वो हमारे बीच ही ऐसे रहते हैं। और किसी ने पूछ लिया, करे ये आपको क्या हो गया, कैसा लग रहा है, कैसे हुआ, और आप सोचोगे नहीं वो एक चीज उसको इतना हर्ट कर गई, और उसको फीवर डेवलप हो गया। आपको लगता है सिंपल बॉयल है, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है, बट यहाँ पे चीज वो नहीं थी। सिंपल एंटीपायरेटिक उसको दी गई, टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, बट एक और चीज डेवलप हुई, दैट इज द रिटेंशन ऑफ यूरिन। आप सोचोगे नहीं, रिटेंशन, उसको कैथेटर यूज करने की नौबत आ गई। वो कैथेटर यूज करती रही, ये वो, चलता गया चलता गया चलता गया। एक चीज थी एम्ब्रासमेंट और दूसरी चीज थी कैथेटराइजेशन। यहाँ पे एक और रूब्रिक है जो मैंने नेक्स्ट लिया है, दैट इज द यूरिन रिटेन हिस्टेरियाइन। इट्स अ हिस्टेरिकल, एक एम्ब्रासमेंट उसका इतना सारा, और यहां तक वो आ गया, एंड देयर इज अ मेडिसिन, एंड अगेन इट गॉट अ रिजल्ट। एक और है, दैट इज द हैंगिंग अफेक्टेड पार्ट अमेलियोरेट, वुलन एग्रावेशन, ailments from suppressed sexual desire, electric shock. Again, electric shock, it's a single remedy rubric, and phosphorus is the remedy. ये एक टिप है, क्लिनिकल टिप। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, आप फॉस्फोरस दे सकते हो ब्लाइंडली, इट विल डेफिनेटली गिव द रिजल्ट। एंड द लास्ट जो मैंने पहले भी बताया था, फिंगर्स चिल्ड्रन पुट इन माउथ, बच्चे जो होते हैं मुंह में उंगलियां डालते हैं। सो ये था हमारा आज का। अगर दूसरा मौका मिला तो मैं ये जो केसेस है वो डिटेल में शेयर करना चाहूंगी, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द टाइम। एक घंटा ही है, उसमें सारा का सारा मैंने आज आपके साथ सिर्फ ओरली प्रेजेंट किए केसेस, बट अगर दूसरा मौका मिला तो हम वही केसेस डिटेल में शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो मुझे कर सकते हैं, दे आर फ्री टू आस्क। मैम आप चैट बॉक्स खोल के देख सकती हैं। एक एक मैडम मिनट। पूछ रही हैं कि दवाई कौन सा दिए थे, तो वो यूरिन वाला केस में जो एक बता रही थी उस टाइम। ओके, रेमेडी, रेमेडी दैट इज जिंकम मैट, रेमेडी दैट इज जिंकम मैट। और वो भी चीज है कि अगर आप देखोगे रेपर्टरी ओपन करके, अगर आपके पास पटक रेपर्टरी है तो उसमें आपको ये चीज मिलेगा। मैंने अभी जो आपको रूब्रिक के साथ शेयर करा, वो एक था कि बहुत स्पेसिफिक रूब्रिक था और मैंने उसके ऊपर मेडिसिन दी है, नहीं ऐसा नहीं है। ओवरऑल जनरलाइज पेशेंट को देखने के बाद ही वो रेमेडी सिलेक्ट की जाती है। बट जो चीज है कि जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक
वो कर सकते हो, दैट इज द सिंगल रेमेडी, कि उसके आप ओवरऑल उसका जनरलाइज देख के कि ओवरऑल आपका पेशेंट कैसा है, वो कौन से वे में जा रहा है, कौन सी रेमेडी उसको वो कर सकती है, उसके हिसाब से ही रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। एनीवन एल्स? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करिए, मैडम बोल देंगे जवाब उनका। अभी टाइम है हमारे पास 7 मिनट। हाँ कुर्ती जी, मैं यस डॉक्टर सर। हाँ, आपका टॉपिक तो बहुत बढ़िया था। आपका वीडियो क्यों नहीं ऑफ है, ऑन है? एक्चुअली सर मैं वो स्लाइड शेयर कर रही थी, तो इसलिए मैंने वो ऑफ करा स्लाइड को था। हटा दीजिए, स्लाइड को हटा दीजिए। ओके ओके श्योर। यस सर। ये फाटक की पोएट्री का जो है टॉपिक आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है, और डेफिनेटली हम लोग भी यूज करते हैं। और लेकिन इसका ओके जो है इसमें केवल एक ही कमी, आपने इसके कमी के विषय में नहीं बताया है ना। इसका सॉरी कमी सर। इसका शॉर्टफॉल्स, लिमिटेशंस क्या है फाटक की पट्टी का, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। सर क्योंकि क्या आप चैट बॉक्स पे डालोगे, बिकॉज यू आर मैं पूछ रहा हूँ नॉट कि इसका ऑडिबल। इसका इसका लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर द ऑफ द फाटक रिपोर्ट, लिमिटेशंस ऑफ फाटक रिपोर्ट। हाँ मैंने वो किया ना कि नंबर ऑफ रेमेडीज जो है वो बहुत एक कम है, एक एक है, और जो रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स वो दिए हैं वो बहुत पर्टिकुलर दिए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत मेंटल जनरल जो है वो बहुत लिमिटेड है हम्म। इस रेपर्टरी में। अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई मेंटल केस है कि जो जिसका कॉजेटिव फैक्टर एलिमेंट्स फ्रॉम ही मेंटल से शुरू होता है, तो हो सकता है कि आपको इसमें ना मिले। एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो मेंटल लेवल पे भी जो नंबर ऑफ रेमेडीज है वो बहुत लिमिटेड है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो ये फाटक रेपर्टरी से आप मे बी ना दे पाओ। हाँ, एक जनरलाइज आइडिया अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली उससे प्रिस्क्राइब कर पाओगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जो प्रिस्क्रिप्शन आपको देना होगा वो आप इस रेपर्टरी से नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये क्लिनिकल रेपर्टरी है। नेक्स्ट बिल्कुल। इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, नंबर ऑफ रेमेडीज एज वेल एज रेमेडीज कहाँ से उन्होंने ली है वो भी मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और लिमिटेशन आती है प्रिस्क्राइबर की साइड से, कि जब भी प्रिस्क्राइब करते हो, यहाँ पे सिंपल है येलोनेस, बट व्हाट येलोनेस, एट व्हाट लेवल येलोनेस, इधर इट्स अ कलर ऑफ स्किन, इधर इट्स अ डिस्चार्ज, इधर इट्स अ कंडीशन। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत जनरलाइज वे में लिखा है। तो ये प्रिस्क्राइबर पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिस्क्राइबर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है और कैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है। आपने बहुत अच्छा कहा, और मैं समझता हूँ कि फाटक रिपोर्टरी का जो लिमिटेशंस है वो क्रॉनिक डिजीज में इसका यूज बहुत कम होगा, है ना, क्रॉनिक डिजीज के लिए, क्योंकि हम लोग उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। यही और तो, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आप नहीं कर पाओगे इससे। इसे केवल एक्यूट केसेस में और भी लिमिटेड फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो एक समय में यह बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टरी रहा है, और इसका जो मेट्रिया मेडिका है फाटक जी का वो भी है। लेकिन एक आपको अगर एलेंस की नोट से कंपेयर करेंगे तो एलेंस की नोट और फाटक के कंपैरिजन में एलेंस का जो है सो एक वाइडर कवरेज है, कम छोटा में ही बहुत वाइडर कवरेज है। लेकिन इनका डेफिनेटली सर। छोटा में छोटा ही है। ये इसका दोनों बेसिक अंतर मैं इसमें जो देखा हूँ। तो कुर्ती जी आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है, और आप फिर से आइए हम लोग के, अगर आप इंग्लिश सेशन में भी देना चाहती हैं तो आप बता दीजिएगा। इंग्लिश में भी इस टॉपिक को ले सकते हैं या दूसरे टॉपिक को ले सकती हैं आप। और आपका प्रेजेंटेशन हम लोगों को सभी को बहुत अच्छा लगा है।
और क्वेश्चंस तो मैं देख रहा हूँ कि और कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, है ना। सभी ने आपको थैंक्स बताया है और एक ही सवाल जो था मेडिसिन के विषय में वो जानने का कोशिश किया था। और यस किसी को सर। कुछ कहना हो तो बोलिए, हम लोग के पास में अभी 3 मिनट का समय है। और कुछ कहना चाहते हैं? 3 मिनट का समय है, क्योंकि डॉक्टर कुर्तु जी ने काफी अच्छा आपको बताया है ये पाठक लिबर्टी का जो इसका यूजफुलनेस क्या अच्छा है और क्या इसका लिमिटेशंस है, केस के माध्यम से भी डिमोन्स्ट्रेट किया है इन्होंने। लेकिन आप लोग को इसमें अगर कोई सवाल हो तो बताइए। सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? सब लोग थैंक यू कह रहे हैं खाली? थैंक यू तो बहुत आसान है, सबसे छोटा शब्द होता है थैंक यू का, है ना। कुछ लंबा सवाल भी होने चाहिए। हम लोग सभी कोई प्रैक्टिशनर बैठे हैं तो आप लोग के सवाल भी आने चाहिए। So I think we don't have that session now, so we can we see these lectures again? Yes, आप इस लेक्चर को फिर देख सकते हैं कल मे तक। बी इट इज रिकॉर्डेड वन It ना is सर? recorded and it will be available on the YouTube. YouTube पर ये मिल जाएगा। कल सबको हम लोग का जो IFPH फोरम का चैनल है YouTube में, वहाँ पर आप जा करके इसको देख सकते हैं। और एवरीडे, कल का ही नहीं, आज का ही नहीं, ये जितने भी लेक्चर्स हम लोगों के हैं वो अपलोडेड हो जाते हैं। कोई भी उसको जा करके, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, आप कुछ भी करके वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और इसका अपने सेशन अपने मन के मुताबिक, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दीजिए कि आप लोग इसमें ये इस सेशन में लाभ है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको ओपन सेशन है और किसी के साथ में कोई बंधन नहीं है कि इसको ऐसे, इसमें कोई भी मैटर नहीं। ये डॉक्टर धनेश ने आपको इस पर लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में, आप उसको देख लीजिए और उसको उसके आधार पर आप उसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सभी को बहुत अच्छे इसको एंजॉय करेंगे और सीखने का बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोगों का इसमें कलेक्शन 4 साल से ऊपर का कलेक्शन है इंग्लिश में। 400, आप सोचिए 4 years into 365 days। हाँ, ये अपने आप में एक, हमको लगता है कि गिनीज बुक में इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, गिनीज बुक के लिए रिकॉर्ड में आना चाहिए। Dr. Dhanesh, you can apply for the Guinness book also. Yes, sir. Yeah, Yeah. yeah. So now we are coming to the close. हम लोग का समय अब पूरा हो चुका है। ये डॉक्टर पंकज ने आपको लिंक भी आपको दे दिया। डॉक्टर पंकज ने आपको चैट बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके आप जा सकते हैं सीधे IFPH के यूट्यूब में। तो विद दिस कृति दवे जी को आशीर्वाद और थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। एंड नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर द इंग्लिश सेशन एंड यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।